नमस्कार, जोहार। आज हम बात करेंगे झारखंड में एक आदिवासी महिला बुद्धिजीवी के संघर्ष की कहानी। आपको पता है कि झारखंड आदिवासी संस्कृति और भाषा को लेकर देश में सबसे पहली पहचान वाला राज्य है। इसकी पहचान के बूते ही अलग राज्य की मान्यता 2000 ईस्वी में मिली थी। आपको यह भी जानना जरूरी है कि जनजातीय यानी आदिवासी भाषा संस्कृति को लेकर करीब 3 दशक पहले यहाँ एक विभाग, यूनिवर्सिटी का एक विभाग खोला गया था डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी के प्रयासों से। डॉक्टर रामदयाल मुंडा जब अमेरिका से लौटे तो उन्होंने एक भाषा विभाग की स्थापना की, खासकर जनजातीय भाषा को लेकर। इसमें 9 भाषा की पढ़ाई होती है, आज भी है विभाग। लेकिन आपको बताऊं कि पिछले 3 दशक, अब 1 साल अभी का हम लोग छोड़ भी दें तो पिछले 3 दशक में इस विभाग, इस जनजातीय भाषा विभाग की स्थिति बहुत ही बदहाल रही है। इस मायने में कि यहाँ स्टूडेंट्स तो पहले आते रहे, लेकिन शिक्षकों की बहाली नहीं होती। इसके लिए बजट, फंड, एलोकेशन की बात हमेशा सरकार करती रही। यानी कुल मिलाकर देखिए तो अपनी जो यहाँ की जनजातीय भाषा, उसको लेकर सरकार का रवैया काफी नकारात्मक रहा। और यह कहानी जिसकी चर्चा मैं आज करने जा रहा हूँ, वह उसी का एक जीता जागता हुआ उदाहरण है। जी हाँ, आज मेरे साथ में हैं डॉक्टर खलखो। डॉक्टर खलखो को मैं स्वागत करता हूँ। डॉक्टर खलखो के बारे में मैं बताऊँ, डॉक्टर शांति खलखो, इन्होंने नेट की परीक्षा, नेट क्लियर किया था और क्या जेआरएफ, नेट और जेआरएफ क्लियर किया था 1995 में, 94 में, करीब 26-27 साल पहले। ये बार बार नौकरी के लिए प्रयासरत रहीं, लेकिन इनको अब तक नौकरी नहीं मिली। आश्चर्यजनक बात यह कि इन्होंने ये रांची से जाकर पर क्लास का जो वेतन होता है, पर क्लास का जो मेहनताना होता है, ये हजारीबाग जाती थी। 2-2 घंटे की जर्नी के बाद बस से पहुंचकर, बस से जाना, वहाँ क्लासेस लेना, उसके बाद फिर आना, घर रांची आना। इसके अलावा इन्होंने 12 वर्षों तक जनजातीय भाषा विभाग में अध्यापन का काम किया है। ये खुद शोधार्थी रही हैं। इनकी डॉक्टरेट डिग्री इनके खास विषय पर है, जिसकी हम चर्चा इनसे करेंगे। लेकिन आज हम एक खास बात और जोड़ने जा रहे हैं। आपको बताऊं कि डॉक्टर शांति खलखो की उम्र, जी हाँ, 58 साल की हो गई है। और खास बात यह है कि अभी पिछले 18 जनवरी को इन्होंने फिर से एक इंटरव्यू दिया है। उसमें वही शिक्षक के लिए ही है। और उस इंटरव्यू जो परीक्षार्थी हैं, उनकी सूची में सबसे अधिक उम्र वाली महिला के तौर पर इनको उस सूचीबद्ध किया गया है। 58 साल, वाकई जिस उम्र में लोग अपने नाती पोतों से घिरे रहते हैं, उसमें अपना टाइम किसी तरह से काटते हैं। और इनका इस जनजातीय समाज की इस महिला का हम साधुवाद और इनका हम अभिनंदन करते हैं। इनमें अब भी वो मादा है कि वो कुछ करना चाहती हैं, अपने बूते पे खड़े होना चाहती हैं, समाज के सामने उदाहरण बनने के लिए। शांति जी, हम आपका स्वागत करते हैं। हमने सुना है कि आपकी 4 पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं। हाँ। और बजाबता वो पाठ्यक्रम में शामिल है, ऐसा है? हाँ। वो क्या है खास बात? जो पाठ्यक्रम में शामिल है वो है मेरा रिसर्च से संबंधित है।
उड़ान संस्कृति, परिवर्तन एवं दिशाएं, ये है जो पाठ्यक्रम में शामिल है। बाकी 2 पुस्तक प्योर कुड़ुख में है और एक पुस्तक जो है वो हिंदी, इंग्लिश और कुड़ुख, वो एक हम लोग अल्फ़ाबेट कहना चाहिए, लेकिन उसमें छोटी छोटी कविताएं भी है जिससे कि वो इंटरेस्टिंग हो जाए और हर कोई पढ़ने की इच्छा रखे। इस तरह से वो तो आपकी ये पुस्तकें सभी कब प्रकाशित हुई? ये पहली पुस्तक उड़ान संस्कृति, ये पूरा नाम क्या है उसका? उड़ान संस्कृति, उड़ान संस्कृति, परिवर्तन एवं दिशाएं। परिवर्तन एवं दिशाएं। हाँ। अच्छा। तो ये 2009 में है। उससे पहले कुड़ुख में हुई है, पहली पुस्तक कुड़ुख में थी, कुड़ुख भाषा में। कुड़ुख भाषा में वो है पुना डहरे, मतलब नई दिशा। नई दिशा। 2008 में, 2009 में उड़ान संस्कृति, परिवर्तन एवं दिशाएं। 2010 में कुड़ुख अल्फाबेट, जो सीखने के लिए जो मैंने अभी बात की, और तीसरी पुस्तक कुड़ुख सिखिरना डंडी, जो वो भी पूरी तरह प्योर कुड़ुख में है, लेकिन छोटी छोटी कविताएं हैं जिसको गा कर खेल कर लोग सीख सके। इसका मतलब है कि आपकी रुचि शुरू से ही इस ओर रही है, साहित्य को लेकर, और बौद्धिक कार्यों में ज़्यादा समय दिया है आपने। अच्छा, आपके परिवार में भी कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं सर। बड़ी बेटी है, उससे भी छोटी बेटी है, और लड़का सबसे छोटा है। अच्छा, आपकी एक बेटी तो शायद लेक्चरर भी है? हाँ, छोटी बेटी जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, दौलत राम कॉलेज में। दौलत राम कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो क्या लेक्चरर हैं? किस विषय की? हिंदी की। हिंदी की। अच्छा, दूसरी बेटी भी वो घरेलू महिला है ना? बड़ी बेटी ESIC सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिस है। अच्छा, वहाँ पे जॉब में है। अच्छा, उन्हीं के पास अभी एक नन्ना मुन्ना बेटा आया है, वो छोड़ करके मैं इंटरव्यू देने के लिए। मैंने सुना कि आपके फैमिली में एक पहला बच्चा है ये, है ना? अरे अद्भुत, ये तो सब कुछ छोड़कर और ये एग्जाम देने के लिए आई, यहाँ रांची आई। साहब, ये अपने आप में आप देखिए कितना कष्ट हो, इनके अंदर का जो स्ट्रगल है, द्वंद्व होगा जब छोड़ने, यहाँ पहुंचने के लिए जो उतावली होंगी, और उस नन्हे से नाती के साथ को छोड़ कर आना इनके लिए बड़ा कष्ट का होगा। हालांकि फिर जा रही है। बहरहाल, तो शांति जी, आपके हस्बैंड भी सुना कि सरकारी सेवा में हैं, थे। हाँ, अभी वो किस सेवानिवृत्त हो गए? सेवानिवृत्त हो गए हैं। अच्छा, तो आपके और भी सुपुत्र आपके? हाँ, बेटा है, वो अभी जॉब की तैयारी में, तलाश में है। अच्छा, प्राइवेट सबसे में, छोटा है? छोटा है। हाँ। पर दिल्ली में ही अभी प्राइवेट जॉब में है। अच्छा, गुड। तो शांति जी से हम लोग थोड़ा सा बात करें अब इनके कामकाज, इनके स्ट्रगल को लेकर। जैसा कि मैंने आपको आरंभिक तौर पर बताया, जैसे दर्शकों को मैंने बताया, तो आप खुद बताइए क्या मुश्किलों का सामना कब कब करना पड़ा? बहुत संक्षेप में लेकिन बताएं। जी बताइए सर। संक्षेप में बताना तो बहुत कठिन होगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। क्योंकि शादी के बाद पूरी पढ़ाई हुई है, बच्चों को देखते हुए पढ़ाई पूरा किया, और MA के क्लासेस के बाद मैंने सोचा नहीं था कि कुड़ुख पढ़ने के बाद ये मेरा एक कैरियर के तौर पर मेरे जीवन में आएगा। ऐसा मेरा सोच नहीं था जब मैं पढ़ने के लिए गई थी। लेकिन वहाँ का एक जो माहौल था हमारा जनजातीय भाषा विभाग का, और वहाँ के जो शिक्षकों के साथ जो सहयोग मिला, तो वो धीरे धीरे करके एक रास्ता बनता चला गया। और धीरे धीरे करके जब MA की कंप्लीट हो गई पढ़ाई, तो नेट JRF के बारे में पता चला, तो मुझे एक इंटरेस्ट जगता गया कि ये क्या है, तो मैं ये करूँगी। फिर तीसरी प्रयास में मैंने JRF कंप्लीट किया। उसके बाद फिर आगे और मतलब नज़र आने लगा रास्ता कि ये करने के बाद क्या होगा, ये करने के बाद क्या होगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा और मैं करती चली गई। और JRF करने के बाद लगा कि एक बहुत बड़ा रास्ता खुल गया है। लेकिन वो कंप्लीट करने, PhD की डिग्री मिल जाने के बाद भी आज जो परिस्थिति सामने दिखाई पड़ता है, तो थोड़ी सी निराशा हो जाती है। लेकिन फिर नए उत्साह के साथ नहीं इस बार ये एक मन में सोच आता रहता है। अब तो आपके पास में, लेकिन अगर मान लीजिए आपको अभी परसों जो इंटरव्यू दिया उसके नौकरी मिल भी जाती है, तो आप कितना वर्षों तक आप सेवाएं दे पाएंगे?
और सर अगर 65 हो गया है अभी तो बस ये समय 4-5 साल 4 या 5 साल 5 साल और केवल सेवाएं दे पाएंगे। जी। लेकिन आपको मान लीजिए नौकरी मिल भी जाती है और आपके पास में तो आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, फैमिली बहुत अच्छे सेटल्ड हैं। झारखंड में इस विभाग के खुलने के बाद बहुत सारे और भी वहाँ से लोग पढ़ाई करके बाहर आए, इस ख्वाहिश से आए होंगे कि उनको नौकरी मिलेगी, उनको अच्छा जीवन मिलेगा। आपको नहीं लगता कि उनके साथ भी बहुत धोखा हुआ या अत्याचार हुआ? जनजातीय भाषा पर पढ़ाई करके उनको कुछ नहीं मिला, ऐसा लगता है कभी आपको? नहीं, लगता तो है सर, एकदम लगता है, क्योंकि मेरी लाइफ जो है ऐसे ही निकल गई ऐसा मुझको लगता है। और इसलिए मेरे पास, मैं परमानेंट जॉब में कहीं भी नहीं हूँ सर। इसके बावजूद जितने भी शोधार्थी हैं सभी का संपर्क मेरे साथ है। घर जाते हैं, अपना सिनोप्सिस चेक कराते हैं, अपना थीसिस चेक कराते हैं और मैं उनको गाइड करती हूँ। हालांकि उनके गाइड कोई दूसरे लोग हैं, प्रोफेसर्स हैं, लेकिन मैं सबको गाइड अपने तरफ से जितना मैं मदद कर सकती हूँ सबका चेक करती हूँ, उन्हें मार्गदर्शन करती हूँ। तो इसलिए जब वो मेरे पास जाते हैं मैं उनको बोलती हूँ कि जो स्थितियाँ अभी दिख रही है झारखंड में, और ये हमारा विषय झारखंड से बाहर तो कहीं भी नहीं है, इसलिए आप लोग साथ में कोई दूसरे विषय पर भी आप डिग्री ले लीजिए। कुड़ुख में अगर आप रेगुलर हैं क्लास में तो आप इग्नू से करिए, जैसे भी करिए, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट में, हाँ, उसमें आप एक डिग्री एमए का जरूर ले लीजिए ताकि आपका रास्ता बना रहे, ये नहीं तो वो। अच्छा, हाँ, विकल्प के तौर पर आपको रखना चाहिए एक और कोई डिग्री, किसी और भाषा में या किसी और विषय में। चूंकि मैं अपना उदाहरण देकर बताती हूँ कि चूंकि हस्बैंड नौकरी में थे तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं हुई, लेकिन आप लोग अपना परिवार कैसे चलाएंगे, जाहिर है। इसलिए आप इसकी तैयारी रखिए। आपको क्या अंदाजा हो कितने सौ लोग अब तक प्रोड्यूस हुए हैं आपके जनजातीय भाषा विभाग से? सर बहुत बड़ी संख्या, बहुत बड़ी संख्या होगी। इतने ज्यादा स्टूडेंट्स आते हैं कि उनको अभी तो कुछ सालों से 2 बैच में क्लास लेना पड़ रहा था, दो सीटिंग, एक सुबह में, एक शाम में। जैसा मैंने कहा कि शिक्षकों की कमी हमेशा रही है, मतलब या तो शिक्षकों को वेतन नहीं मिलता है ढंग से और इसलिए वहाँ लोग ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, या वेतन बिल्कुल ही वेतन देने की स्थिति में नहीं रहा है विभाग। ऐसा आप लोगों ने सुना है, आप लोगों ने महसूस किया? नहीं सर, ऐसा नहीं है, वेतन सरकार दे रही है। जो भी शिक्षक अभी हैं सबको नहीं, लेकिन शिक्षकों की का वहाँ पे ज्वाइनिंग ही नहीं है। मतलब वहाँ जो नंबर ऑफ शिक्षक चाहिए, 9 विभाग हैं वहाँ पे, 9 भाषा हैं पढ़ाई जाती है, और हमने तो कई बार सुना है कि वहाँ एक शिक्षक 9 भाषाओं की पढ़ाई करवाते हैं, क्लासेस लेते रहे, ऐसा कई बार हुआ है। ये है सर, ये वास्तविकता यही है। अब वास्तविकता यही है। तो अब सोचिए कि साहब वहाँ अगर शिक्षक नहीं है तो बच्चे पढ़ने क्यों जाएं? दूसरी बात, अगर वहाँ पढ़ाई के लिए गए भी तो वहाँ से प्राप्त डिग्री के बाद नौकरियां नहीं है। नौकरियां इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पास फिर वही शिक्षण व्यवस्था कि आप कुरुक चाहिए, आप कौन 9 भाषाएं आप जरा गिनती करवाइए। जनजातीय भाषाएं जो हैं, कुड़ुक है जो वहाँ पढ़ाई जाती है जी, कुड़ुक, मुंडारी, संथाली, हो और खड़िया, ये 5 जनजातीय भाषाएं हुई। 4 क्षेत्रीय भाषाएं हुई, नागपुरी, कुरमाली, खोरठा और पंचपरगनिया। 9 भाषाओं के शिक्षक होने चाहिए। सबके अलग अलग शिक्षक होने चाहिए, लेकिन पिछले कई दशकों से तो मैं देख रहा हूँ कि वहाँ शिक्षक नहीं होते हैं। आज की तारीख में थोड़ी बहुत इस पर पिछले 1-1.5 साल से थोड़ी प्रगति सुना है कि हुआ है, ऐसा है कुछ? नहीं सर, कोई प्रगति नहीं है। ये जो अनुबंध पर वैकेंसी निकाली गई थी उसमें पर क्लास के रूप में कुछ हमारे ही स्टूडेंट हैं जिनको रखा गया है, तो वो कितना कर पाते हैं क्लास, मतलब अगर क्वालिटी एजुकेशन की बात हम करें तो वो बच्चे नहीं कर पाएंगे सर। जो जस्ट अभी एमए करके आया है या तो फिर शोध करने की शुरुआती दौर पर है, वो अभी क्या पढ़ा पाएगा? आप सोच सकते हैं एमए की पढ़ाई के लिए
क्या योग्यता चाहिए। और 1-2 शिक्षक से आप सोच सकते हैं 9 भाषा की पढ़ाई कैसे होगी, जबकि भाषा का एक अपना अलग पार्ट है और जनरल क्लासेस जो है उनका एक अलग पार्ट है। तो जनरल क्लासेस के लिए जो हिंदी साहित्य के जो प्रॉपर शिक्षक रहे हैं वही जनरल पेपर पढ़ा पाएंगे। तो इस तरह से शिक्षकों की बहुत ही कमी है, बहुत ही कमी है। तो आप लोगों ने सुना इसके बारे में, और आप कुछ कुछ संदेश देना चाहेंगी अपने जो आपके छोटे जो अनुज आपके हैं, आने वाली पीढ़ी है, उसके लिए कोई संदेश देना चाहेंगी? सर देखिए, जिस सोच के साथ विभाग खोला गया था और डॉक्टर रामदयाल मुंडा को मैं हमेशा अपना आदर्श मानती रही हूँ, उन्होंने जो प्रयास किया विभाग खोलने की, उसके पीछे बहुत बड़ी मंशा थी कि हमारे क्षेत्र के लोगों का आर्थिक रूप से, बौद्धिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से विकास होगा। इस सोच के साथ खोला गया था और उन्होंने बहुत ही मेहनत की थी इसके लिए। लेकिन जिस सोच के साथ ये खोला गया वो चीज़ पूरा नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। आज जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रहा है, इसलिए मुझे दुख होता है। और इसलिए मैं अपने बच्चों को ये कहती हूँ कि आप दूसरे विषय से भी करिए। अगर कल को यहाँ पे परमानेंट पोस्ट निकलता है, पद सृजन किए जा चुके हैं, लेकिन कब तक होगा ये कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि हम लोग कई सालों से ये सुन रहे हैं कि पद सृजन हो चुका है, इसके बावजूद परमानेंट पोस्ट नहीं निकाला जा रहा है। तो हमारे बच्चों को इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग दूसरे विषय से कर लीजिए, ताकि आप ठगाइएगा नहीं। अपना लाइफ का जो कीमती समय है वो आपका बर्बाद नहीं होगा। आप तैयारी कीजिए, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को आप जितनी ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं साहित्यिक रूप में, उसको आप कीजिए। इसके लिए मुझे बहुत खुशी है और मैं उनको हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैं टाइम भी देती हूँ सबको, और सब मतलब मेरी उम्र को देखते हुए सारे बच्चे, स्टूडेंट, मैक्सिमम लोग मुझे माँ कहकर ही पुकारते हैं। और मुझे खुशी होती है कि मेरे इतने सारे बच्चे हैं और मैं उनको रास्ता दिखा रही हूँ। तो बच्चों से यही आग्रह है मेरी कि आप ईमानदारी से तैयारी करिए और अपना आर्थिक जो स्वतंत्रता है उसको पाने के लिए आप दूसरा तरफ भी थोड़ा सा ध्यान लगाइए, ताकि कल को बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। तो आपने सुना एक संघर्षशील महिला नहीं, अब तो माँ कहिए, है ना, एक संघर्षशील माँ की कहानी। जी हाँ, डॉक्टर शांति खलखो वाकई अपने आप में एक खास आदर्श के तौर पर उभरी हैं। ठीक है, इनको नौकरी मिले ना मिले, इसके बावजूद समाज में जो कुछ भी वो दे पा रही हैं, यह अपने आप में अद्भुत है।